हेलो बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है सहर्ष स्वीकारा है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की तस्वीर है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। ये प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं और इनका जन्म 1917 ग्वालियर में हुआ। इनका जीवन थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं था। इन्होंने एमए हिंदी से किया और फिर उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में ये आए। इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई 1964 में। इनकी रचनाएं कविता संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुँह टेढ़ा है बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इन्होंने कथाएं भी लिखी, काट का सपना ये संग्रह है इनके, विपात्र, सतह से उठता आदमी। देखिए, कविताएं जो इन्होंने लिखी हैं बहुत लंबी होती हैं इनकी कविताएं, लेकिन कुछ छोटी कविताएं भी लिखी हैं। ये सहर्ष स्वीकारा जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में, ये इनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। इन्होंने इस कविता में ये सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार करते हैं अपनी जीवन स्थितियों को, जो भी उनके जीवन में उठापटक, संघर्ष, अवसाद जो भी है, और ये संबोधित है उनके विशिष्ट व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति को। और ये कहते हैं कि जो भी कुछ उनके जीवन में है वह उस प्रिय व्यक्ति की वजह से है। देखें, ज़िंदगी में जो कुछ है जो भी है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। अब क्या कह रहे हैं, देखिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब किसकी वजह से है? तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम्हें वो सब चीज़ें प्यारी हैं। वो क्या क्या है कवि के जीवन में? गर्बीली गरीबी, ऐसी गरीबी जिस पर कवि गर्व करता है। ये गंभीर अनुभव, गरीबी के कारण उनके जीवन में इतने सारे अनुभव हैं, वो सब कष्टकारी अनुभव जो हैं वो उनको गंभीर अनुभव कहा है कवि ने। और उसकी वजह से उनके विचारों में बहुत ज़्यादा उनके विचार हो चुके हैं, यानी कि विचारों में वैभव आ गया है, एक तरीके से समृद्धि आ गई है, दृढ़ता है और मजबूती आ गई है व्यक्तित्व में। भीतर की सरिता यानी कि भीतर के जो भाव हैं, नदी सरिता, ये अभिनव सब उनका नया है, मौलिक है, यानी कि सब कुछ नवीन है, उनका ही है। ये सब किसी और के अनुभव उधार लिए हुए नहीं हैं, कवि के खुद के हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। उसके जीवन में जो भी कुछ संवेदनाएं हैं, जो भी कुछ जागृति है, वो सब क्या किसकी है? उसके प्रिय व्यक्ति की वजह से है। ठीक है, इसको देखें जरा थोड़ा सा शिल्प इसका, इस काव्यांश का। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय किसको देता है? अपने प्रिय को। संबोधन शैली में लिखी गई है, मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी जान पड़ी है, विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश, सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार, खड़ी बोली मुक्त छंद में लिखी गई है। और गर्बीली, ये गंभीर अनुभवी, सब विशेषणों का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब कवि खुद ही प्रश्न कर रहा है कि जाने क्या रिश्ता है मेरा तुमसे, जाने क्या संबंध है, जितना भी देता हूँ फिर मैं भर जाता हूँ। यानी कि मेरे अंदर इतना प्रेम है कि तुम्हें जितना भी देता हूँ उसके बाद भी मेरे भीतर वो उतना ही भर आता है। कवि को खुद ही आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर कि दिल में उसके क्या झरना है या कोई मीठे पानी का स्रोत है जो हमेशा बहता रहता है, भीतर वह यानी कि झरना और ऊपर तुम, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर रात भर उसका प्रकाश फैलता रहा हो। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यानी कि कवि खुद को क्या कह रहा है? धरती और चांद की तरह उसका प्रिय व्यक्ति है, जिस पर हमेशा वो चेहरा, उस धरती पर वो चांद जैसे खिलता रहता है, वैसा ही वो चेहरा उस कवि के ऊपर खिलता रहता है। इसमें देखिएगा का शिल्प, कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णता भरा हुआ है। दिल में क्या झरना है मैं प्रश्न अलंकार, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है मैं विरोधाभास। यानी कि उड़ेल भी रहा है
ख़त्म भी हो रहा है और वो फिर से भर रहा है। मीठे पानी का सोता है मैं रूपक अलंकार, प्रिय के मुख की चांद के समान समानता के कारण उपमा, मुक्त छंद, खड़ी बोली भाषा में लाक्षणिकता, शब्द शक्ति। आगे देखें, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का ये रमणीय उजेला अब नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कवि, अब कवि उसके प्रेम से बहुत ज़्यादा भर चुका है और वो चाहता है कि कुछ समय के लिए वो उससे दूर हो जाए, ताकि क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेम में विकास रुक जाता है, आत्मविकास रुक जाता है और व्यक्ति घबराने लगता है कि अगर ये व्यक्ति उसके जीवन में नहीं रहा तब उसका क्या होगा। तो अब कवि अपने विकास के लिए थोड़ा समय के लिए उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन उसको भी वो क्या कह रहा है कि वो सब भी तुम्हारे होने की वजह से ही मैं कर पाऊँगा। कवि के लिए दंड है उसके बिना रहना, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है क्योंकि आत्मविकास रुक चुका है। सचमुच मुझे दंड दो भूलूं मैं, कि सचमुच मुझे दंड दे दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, तो वो उसके ना होने से प्रिय व्यक्ति के उसके जीवन में बहुत लंबा अंधकार छा जाएगा। तो लेकिन कवि उसकी इच्छा कर रहा है, किसके लिए? अपने आत्मविकास के लिए। शरीर पर चेहरे पर अंतर में वो सारे चारों तरफ उसके अंधकार छा जाएगा उस प्रिय व्यक्ति के ना होने से। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे जो परिवेष्टित आच्छादित, क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है मेरी तरफ चारों तरफ छा गया है। अब ये 24 घंटे का उजाला मुझसे सहन नहीं होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, मेरा जीवन बहुत कोमल हो चुका है, बहुत मैं डरपोक हो चुका हूँ, अब ये मुझसे सहन नहीं होता। कमज़ोर और अक्षम हो गई है मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है। छटपटाती मेरी छाती हमेशा छटपटाती रहती है और मैं भविष्य से डरता हूँ कि तुम नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। देखिए इसका शिल्प देखिए, कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली है, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाती में अनुप्रास, बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता कि अनुरक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। आगे देखें, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब क्या कवि चाह रहा है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं कहाँ गायब हो जाऊँ, कहाँ लुप्त हो जाऊँ, पाताल के अंधेरों में, गुफाओं में, छिद्रों में और धुएं के बादलों में, इतना लापता हो जाऊँ कि मैं तुम्हें दिखूँ ही ना, तुम मुझे दिखो ना। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। हालांकि मैं लापता हो जाऊँगा लेकिन वहाँ भी मेरे दिल में तुम ही रहोगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है इस जीवन में, या मेरा जो मुझे जो जिसकी संभावना भी लगती है ना कि मेरे जीवन में ये हो सकता है मेरा, या संभव हो सकता है मेरे जीवन में, जितनी भी चीज़ें वह सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों, तुम्हारे ही कार्यों की वजह से मेरे जीवन में जो भी उपलब्धि है सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे ही कार्यों का ये वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था जो कुछ है मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखें
शिल्प। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में किसका योगदान माना है? अपनी प्रियतमा का। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल, देखिए यहाँ को थोड़ी मिस्टेक आपको दिख रही होंगी, इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार है। लापता किस तुम्हारा ही सहारा है में विरोधाभास अलंकार है कि लापता भी है, एक तो कह रहे हैं कि तुम, और फिर साथ में तुम्हारा ही सहारा है, तुम नहीं है, मतलब उस जो प्रियतमा है वो जीवन में नहीं है, फिर भी है वो। काव्यांश में खड़ी बोली और मुक्त छंद का प्रयोग है। उपमान शायद आप समझ रहे होंगे, उपमेय और उपमान। उपमान क्या होता है? विशेषण, और उपमेय विशेष्य। तो आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको यह पाठ, ये कविता समझ आ गई होगी। तो आप मेरे इस चैनल को फिर से कहूँगी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो सके। आपका